इस वीडियो के अंदर हम लोग अपना चैप्टर नंबर 11 मैक्रो इकोनॉमिक्स का फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है कवर करेंगे। ठीक, एग्जाम में ये जिस यूनिट का पार्ट है वो यूनिट टोटल 8 मार्क्स की आती है। तो इस चैप्टर की भी वेटेज हम लोग मान लेते हैं कि 4 मार्क्स के या 6 मार्क्स के आसपास रहेगी। ठीक, तो अब सबसे पहले इसमें हमें पता होना चाहिए मतलब फॉरेन एक्सचेंज का, कि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। देखो, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है कि हमारे देश की करेंसी को छोड़ के जितनी भी फॉरेन करेंसीज हैं उनको एक कॉमन वर्ड दे दिया जाता है, फॉरेन एक्सचेंज। ठीक, हमारे देश की करेंसी को छोड़ के जितनी भी फॉरेन करेंसीज आपकी मौजूद होती हैं दुनिया के अंदर, उन्हें क्या नाम दे दिया जाता है, फॉरेन फॉरेन सॉरी फॉरेन एक्सचेंज नाम दे दिया जाता है। ठीक, अब जैसे कि हर देश की अपनी अलग अलग करेंसी है। यूएसए की आपका डॉलर है। ठीक, यूके की पौंड है आपका। ठीक, इसी तरीके से यूरोप में यूरो चलता है। हर कंट्री में अलग अलग टाइप की करेंसी हमें देखने को मिलती है। दूसरा टर्म इसमें हमें सीखना होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? देखो, मार्केट में जब भी आप कोई चीज खरीदने जाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक पेन खरीदने जाओगे तो उस पेन की मार्केट में कोई ना कोई वैल्यू होगी, लेट से 10 रुपए। ठीक, इसी तरीके से अगर आप मार्केट में एक टी शर्ट खरीदने जाओगे तो उसकी भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, मान लो 1200 रुपीज। इसी तरीके से अगर आप मार्केट में 1 पेयर शूज खरीदने जाओगे, ठीक, तो वो भी हमें करीबन मिलेंगे 4500 के आसपास। ठीक, तो मार्केट में हर एक चीज की वैल्यू होती है, हर एक चीज का रेट होता है। इसी तरीके से अगर तुम बाजार में आज एक डॉलर खरीदने जाओ तो वो डॉलर हमें कितने रुपए का मिलेगा, सपोज कर लेते हैं 90 रुपीज का। तो ये जो वैल्यू हो गई $1 की जो हमें पे करनी पड़ेगी, ये कहलाता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब सवाल ये आता है कि ये सर फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे निकाला जाता है, क्या होता है? तो देखो, फॉरेन एक्सचेंज रेट निकालने के कई तरीके होते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट को निकालने के कई सिस्टम्स होते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें, 3 सिस्टम्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हो 3 तरीके होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट को निकालने के। पहला होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसके अंदर क्या किया जाता है, फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है इसे सरकार के द्वारा फिक्स किया जाता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होता है वो फिक्स किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। ठीक, सरकार इसे फिक्स करती है। ठीक, ये जो रेट होता है, ये सरकार ने एक बार सपोज कर लो फिक्स कर लिया कि $1 हमारी मार्केट में अब 80 रुपए का बिकेगा। तो अब $1 मार्केट में हमारे लिए 80 रुपए का ही है। इरिस्पेक्टिव यूएस में क्या है, ये जो $1 का प्राइस है, ये प्राइस हमारे भारत देश में रहने वाले लोगों के लिए है। ठीक, अगर बात की जाए तो ये अदर कंट्रीज के लिए नहीं डिसाइड किया गया, क्योंकि गवर्नमेंट की बात तो खाली हमारे देश में मानी जाएगी। अब यूएस में हो सकता है यहाँ पे $1 का प्राइस वो कहें कि 90 है। ठीक, तो इसमें ये थोड़ी सी समस्या आती थी। तो इस समस्या की वजह से सरकार को क्या करना पड़ता था, ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होते थे वो मेंटेन करने पड़ते थे। ठीक, इसके अलावा इसमें जो एक्सचेंज रेट होता था वो स्टेबल रहता था। ठीक, इसका मतलब फ्लक्चुएट नहीं करता था। जैसे आज के टाइम पे हम देखते हैं डॉलर की वैल्यू हर सेकंड चेंज हो जाती है। ठीक, इस रेट में ऐसा नहीं होता था, जिसकी वजह से यहाँ पे स्पेकुलेशंस जो होती थी वो पॉसिबल
नहीं हो पाती थी। स्पेकुलेशन सर क्या होता है? स्पेकुलेशन का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर अर्निंग प्रॉफिट। मतलब जब हम प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से फॉरेन एक्सचेंज को खरीदते या बेचते हैं, जैसे सस्ते में खरीदा महंगे में बेच दिया, तो ये हमारा क्या कहलाता है? स्पेकुलेशन कहलाता है। तो एक रेट ये हुआ करता था। इस रेट को अबेंडन कर दिया गया, छोड़ बंद कर दिया गया इस्तेमाल करना 1977 में। इसके बाद दूसरा सिस्टम चालू करा गया जिसका नाम है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक इसे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो ये इसका नाम दूसरा ध्यान रखना। अब इसमें क्या होता है सर? इस सिस्टम के अंदर क्या होता है? जो फॉरेन एक्सचेंज रेट की वैल्यू होती है, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होता है वो निकाला जाता है, डिटरमाइन किया जाता है हमारा बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सर ये कैसे करा जाता है? देखो, हम सबको पता है, आपने 11th क्लास में सीखा था प्राइस डिटर्मिनेशन इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होता है वो आपका निकाला जाता है। इसको निकालने के लिए क्या किया जाता है? यहाँ पे हम लोग प्राइस ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग एक तरीके से डिमांड मान लो क्वांटिटी या सप्लाई ले लेते हैं। ये जीरो हो गया। हम एक डिमांड कर्व बनाते हैं और एक सप्लाई कर्व बनाते हैं। जहां पे ये दोनों आपस में कट जाते हैं वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, और हम कहते हैं कि यही हमारा $1 का आज से एक्सचेंज रेट होगा। ठीक इस तरीके से ये निकाला जाता है। अब इसमें क्या दिक्कत थी? इसमें स्पेकुलेशन पॉसिबल है। ठीक, नो नीड टू नो सॉरी नो नीड टू मेंटेन ह्यूज फॉरेन रिजर्व। अब सरकार को फॉरेक्स रिजर्व को मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। सरकार का इसमें कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है। ठीक, तीसरा, इसके बाद आता है हमारा तीसरा एक्सचेंज रेट सिस्टम जिसे कहा जाता है आपका मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है? मैनेज फ्लोटिंग इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अगर मैं बात करूं फिक्स्ड प्लस फ्लेक्सिबल, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो मैनेज फ्लोटिंग बनता है। मतलब यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होता है वो तो डिटरमाइन किया जाता है बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, बट सेंट्रल बैंक या आप कह सकते हो गवर्नमेंट, लेकिन सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है? इस रेट पे, इस रेट को इन्फ्लुएंस द रेट थ्रू इट्स इंटरवेंशन। मतलब
मतलब इसमें जो एक्सचेंज रेट होता है वो तो पहले मार्केट फोर्सेस के थ्रू ही डिसाइड किया जाएगा, जो अभी हमने पीछे देखा कि डिमांड और सप्लाई ये जहां एक दूसरे को काटेंगे, सपोज करो यहाँ काटा तो यहाँ निकल के आया कि $1 जो है आज से 80 रुपए का है, तो मार्केट एक्सचेंज रेट तो ऐसे ही निकल के आएगा। अब क्या होता है, ये जो एक्सचेंज रेट होता है ये जो निकल के आया $1 80 रुपए का, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा ऐसा ही रहे, ये कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है। मतलब सर कम हो सकता है या बढ़ सकता है? कम हो सकता है या बढ़ने का मतलब है, हो सकता है ये $1 कल को 85 रुपीज करे जाए हो जाए, या ये भी हो सकता है कल को ये $1 75 रुपीज करे जाए। तो दोनों सिचुएशन हो सकती है। ठीक, इन दोनों सिचुएशन में आरबीआई क्या करता है, आरबीआई का इन दोनों ही सिचुएशन में ऑब्जेक्टिव होता है कि ये रेट जो है ज्यादा इससे फ्लक्चुएट ना करे। थोड़ा बहुत तो फ्लक्चुएशन चल जाएगा लेकिन ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। इस पर्पस के लिए आरबीआई क्या करता है, आपका जब फॉरेन एक्सचेंज रेट वो देखता है बढ़ गया है, तो आरबीआई के पास हमने पढ़ा है कि मनी वाले चैप्टर में एक बक्सा होता है, इसे हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहते हैं, और इसके अंदर ये अलग अलग देश की करेंसीज को संभाल के रखता है। ठीक, तो आरबीआई इसमें से कुछ करेंसीज निकाल लेता है क्या, और उन्हें मार्केट में बेचना शुरू कर देता है। ठीक, आरबीआई जो होता है फॉरेन करेंसी को बेचना शुरू कर देता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, जो सप्लाई होती है किसकी, फॉरेन एक्सचेंज की, वो बढ़ जाती है। ठीक, हमने पढ़ा है लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो सप्लाई बढ़ रही है फॉरेन एक्सचेंज की, हम सप्लाई कर रहे हैं ना मार्केट में, हम डॉलर बेच रहे हैं, तो बेचने पे क्या होता है, सप्लाई बढ़ती है। ठीक, सप्लाई बेचने को ही तो कहते थे, हमने 11th क्लास में पढ़ा था। ठीक, लॉ ऑफ सप्लाई में अब अगर बात करें तो सप्लाई यहाँ पे बढ़ गई। अब सप्लाई बढ़ने की वजह से, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाओ, जो गुड एबेंडेंट क्वालिटी में मौजूद होते हैं, मतलब जिनकी सप्लाई ज्यादा होती है और उनकी डिमांड कम होती है, तो उनके संग क्या होना शुरू होता है, उनके प्राइजेस घटना शुरू होते हैं। तो ये अब $1 हल्के हल्के घटना शुरू होगा, और आरबीआई डॉलर को तब तक बेचता रहेगा, फॉरेन एक्सचेंज तब तक बेचता रहेगा जब तक ये फिर से 80 रुपए का नहीं हो जाता। सेम इस सिचुएशन में आरबीआई क्या करेगा, सेम इस सिचुएशन में आरबीआई क्या करना शुरू करेगा, अब देखो आरबीआई यहाँ पे बाय करेगा, ठीक, डॉलर को या फॉरेन एक्सचेंज को। एज अ रिजल्ट क्या होगा, डिमांड इंक्रीज करेगी। डिमांड बढ़ने की वजह से क्या होगा, एक्सचेंज रेट का प्राइस बढ़ेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है जब भी डिमांड बढ़ती है तो किसी भी चीज का प्राइस बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, तो डॉलर जो है 75 से कितना हो जाएगा, फिर से 80 हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आरबीआई ऐसा करता है, इस चीज को कहते हैं मैनेज फ्लोटिंग। अब इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसे डर्टी फ्लोटिंग भी कहा जाता है। ठीक, ये जो काम करा जाता है इसको डर्टी फ्लोटिंग कहा जाता है, इसलिए ये मैनेज फ्लोटिंग डर्टी फ्लोटिंग के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो यहीं से अगर मैं बात करूं तो दो नए कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो हमारे निकल के आ जाते हैं। ठीक सर, कौन कौन से दो नए कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आ गए, अब बता दो जरा। तो देखो, एक हमने तुम्हें अभी बताया कि $1 मान लो, ठीक, $1 जो था वो मान लेते हैं हम कितने रुपए का था, 80 रुपए का था। ठीक, आज कल क्या हुआ, ये $1 85 का हो गया। तो इस चीज को क्या कहा जाता है, सबसे पहले हमें ये सीखना है। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन।
ठीक, इसका मतलब होता है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। अब इसके इफेक्ट्स क्या पड़ सकते हैं हमारी इकोनॉमी के ऊपर, तो अब खुद सोचो। पहले अगर तुम फॉरेन से, नॉर्मल सी बात सोचो, तुम्हारी जेब में, हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फिर यहाँ दोबारा लौट आएंगे। हम एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि ये हमारा इंडिया है, फटाफट से बना लेते हैं समझने के लिए। ठीक, ये अपना इंडिया है और ये यूएस है। ठीक, दोनों के पर्सपेक्टिव से सोचना है। अभी तुम ये हो, ठीक है, $1 80 का है। तुमने मम्मी से कहा कि मम्मी मम्मी मुझे अब 160 रुपए चाहिए। मम्मी ने तुम्हें 160 रुपए दे दिए। अब तुमने 160 रुपए लिए अपने फैन पे में या गूगल पे में, और तुमने फौरन में सर्च करना शुरू करा। तुम्हें दिखा भाई कि एक टी शर्ट मिल रही है यूएस पोलो की $1 की। तुमने फटाक से देखा जेब में 160 रुपए हैं, तुमने 2 टी शर्ट्स का ऑर्डर कर दिया। ठीक है, तो तुम्हारे इंपोर्ट्स कितने हुए, 2 टी शर्ट के हुए, तुमने इंपोर्ट कर दिया। अब 2 मिनट को सोचो, मैं 85 नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ ताकि आसानी से समझ पाओ। अब ये कल ही $1 80 से 160 हो गया। हमारे एग्जाम्पल में हमने 80 से 85 किया था, कॉन्सेप्ट तो वही है। ठीक, अब ये क्या हो गया, 80 से 160 हो गया। अब बताओ कि तुम फॉरेन से कितनी शर्ट्स, टी शर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। सर, एक टी शर्ट ही इंपोर्ट कर सकते हैं। जब एक टी शर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर $80 से 160 हो गया, करेंसी डेप्रिशिएट्स होने की वजह से जो तुम्हारे इंपोर्ट्स थे वो कम हो गए। ये कहा जा सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। ठीक, तो इसका पहला इफेक्ट क्या मिल गया हमें, हमारे जो इंपोर्ट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। अब आप चाहो तो इसका उल्टा लगा सकते हो कि एक्सपोर्ट क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। अब इंपोर्ट्स, अच्छा सोचने वाली बात है, क्यों कम हो गए, क्योंकि ये टी शर्ट जो थी तुम्हारे लिए अब कॉस्टली हो गई, नहीं हो गई। अब 2 मिनट को मैं यहाँ पे हरा पेन ले लेता हूँ, हरे पेन से यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाता हूँ। $1 80 का ही है। ठीक, पहले $1 जब 80 का था तो कोई फॉरेनर अगर हमारी इंडिया से कोई प्रोडक्ट खरीदता था, मान लो कोई चॉकलेट खरीदता था, ठीक, वो चॉकलेट 80 रुपए की थी, तो $1 जब 80 का था तो वो कितनी चॉकलेट मंगा पाता होगा, अगर उसके पास 160 रुपए हैं, 160 कह रहा हूं, सॉरी, अगर इस इंसान के पास, फॉरेनर के पास $2 है तो ये कितनी चॉकलेट मंगा पाएगा। सर, अगर $1 80 का है, अभी के लिए मान के चलना है तुम्हें, इस वाली लाइन पे $1 80 का है। अगर $1 80 का है तो ये हमारा $2 में भाई 2 चॉकलेट मंगा सकता है, मंगा सकता है नहीं मंगा सकता है। ठीक, अब सपोज करो $1 160 का हो गया। अब $2 में अब कितनी चॉकलेट आएंगी, चॉकलेट तो अभी भी 80 रुपए की है। $2 में कितने रुपए हो गए,
320 रुपए डिवाइड बाय 80, तो अब कितनी चॉकलेट आएंगी? 4 चॉकलेट आएंगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे एक्सपोर्ट्स क्या हो गए? बढ़ गए। ठीक, तो इसका ये इफेक्ट होता है दूसरा कि एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। ठीक, तो ये होता है क्या? करेंसी डेप्रिसिएशन। अब इसी का सेम जुड़वा भाई होता है। वो क्या होता है? मान लो आज $1 80 का है, कल ये $1 रह गया 75 का। इस चीज को सर क्या कहते हैं? तो इस चीज को कहते हैं करेंसी एप्रिसिएशन। ठीक, इसका मतलब होता है चाहिए, अरे ये क्यों से हट गया? इसका मतलब होता है करेंसी एप्रिसिएशन। ठीक, करेंसी एप्रिसिएशन क्या होता है? इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ये कहलाता है करेंसी एप्रिसिएशन। इसके भी कुछ इफेक्ट्स होते हैं, हाँ इसके भी इफेक्ट्स होंगे। पहला इफेक्ट क्या होगा? अब अपने ऊपर लेके सोचो। पहले फॉरेन से अगर तुम कोई चीज 80 रुपए की मंगाते थे, अब वो 75 की पड़ेगी। ठीक, अब 75 की जगह चलो 40 ले लेते हैं, तुम्हें सोचने में और आसानी हो जाएगी। तुम्हारे पास पहले 80 रुपए थे, तुम फॉरेन से कोई चीज मंगाते थे, वो $1 की थी तो एक ही आती होगी। अब $1 40 का हो गया। अब तुम्हारे पास 80 है, 80 का मतलब तुम्हारे पास $2 है, तो अब तुम वो दो क्वांटिटी में चीज मंगा पाओगे? नहीं मंगा पाओगे। ठीक, तो इससे क्या हो जाएगा? इंपोर्ट इंक्रीज हो जाएंगे और दूसरा हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना होता है। ठीक, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, करेंसी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का डिफरेंस एग्जाम में आ जाता है। ठीक, तो डिफरेंस आप आसानी से लिख दोगे। पहला मीनिंग, अगर मैं बात करूं डिफरेंस की इस वाले क्वेश्चन में, अगर डिफरेंस आएगा तो पहले डिफरेंस पे आप क्या लिखोगे? मीनिंग हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आपके इफेक्ट्स हो जाएंगे और तीसरे नंबर पे आप ये वाला एग्जाम्पल दिखा सकते हैं। ठीक, तो आपका ये हो गया करेंसी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। इसके बाद अगर मैं बात करूं, अगला टॉपिक इसमें आता है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। ठीक, अब तुम्हें ध्यान क्या रखना है? प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में और डिमांड, क्वांटिटी डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। अगर प्राइस जैसे $1 सपोज करो पहले 70 का था, तो हम $100 खरीदा करते थे, 70 रुपए का था। अब $1 80 का हो गया, तो हम डॉलर कम खरीदेंगे। यहाँ पे आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के ही रूल लगाने हैं। ठीक, तो इसके बीच में कैसा होता है? डिमांड में और प्राइस में, क्वांटिटी डिमांडेड में और प्राइस में इनवर्स रिलेशन होता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो सर एग्जाम में यही पूछेंगे? नहीं, एग्जाम में पूछते हैं सोर्सेज ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों करी जाती है, या फॉरेन एक्सचेंज हम लोग डिमांड क्यों करते हैं? तो फॉरेन एक्सचेंज क्यों चाहिए भाई तुम्हें? ताकि तुम क्या कर सको? फॉरेन कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट कर सको। ठीक, इसके अलावा विदेश में परचेज कर सको। क्या? एसेट्स, मतलब शेयर्स, डिवेंचर्स वगैरह कोई भी चीज आप खरीद सकते हो। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज हमें क्यों चाहिए होता है? इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है हमें सेंडिंग गिफ्ट्स अब्रॉड, गिफ्ट्स भेजने के लिए चाहिए होता है। इसके अलावा डॉलर हमें क्यों चाहिए? हम डॉलर खरीदते हैं सस्ते में
और बेचने के लिए महंगे में, मतलब स्पेकुलेशन करने के लिए, या फिर और भी कोई ट्रांजेक्शन्स हो गए जैसे कि फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए। अगर हम लोग विदेश में ट्रैवल करने जा रहे हैं तो भी हम डॉलर की डिमांड करते हैं। ठीक सर, और क्या आ सकता है सर इसमें? और डिमांड से एक क्वेश्चन ये बनता है, प्राइस के बढ़ने से डॉलर की फॉरेन एक्सचेंज की क्वांटिटी डिमांड क्यों कम हो जाती है? ठीक, तो एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि प्राइस बढ़ने से डॉलर की डिमांड क्यों कम हो जाती है, या फिर इसका जुड़वा भाई कि प्राइस घटने से डॉलर की डिमांड क्यों बढ़ जाती है। तो इसके तीन रीजन हैं। पहला, प्राइस बढ़ने का मतलब क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ना, मतलब पहले $1 अगर मैं बात करूं 70 रुपए का था, अब $1 कितने का हो गया? 80 रुपए का हो गया। तो इससे क्या होगा, इसकी हमारा प्राइस बढ़ गया, डिमांड क्यों कम होगी? तुम्हारे लिए इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे, फॉरेन कंट्री से गुड्स खरीदना महंगा हो जाएगा, तो हमारे इंपोर्ट्स हम कम कर देंगे। जब इंपोर्ट्स कम करेंगे तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब डॉलर महंगा हो गया तो फॉरेन की ट्रेवलिंग भी तो कम हो जाएगी, टूरिज्म फॉल। टूरिज्म हो गया एक रीजन कि टूरिज्म में डिक्रीज, या डिक्रीज इन टूरिज्म लिखना एग्जाम में। इसके अलावा डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करना कैसा हो गया, हमारे लिए महंगा हो गया। प्राइस कम होगा तो डिमांड क्यों बढ़ेगी, मतलब $1 पहले 70 का था, अब $1 60 रह गया। तो इससे क्या होगा, फॉरेन के गुड्स हमारे लिए सस्ते हो गए, तो हमारे इंपोर्ट क्या कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। दूसरा, विदेश में घूमना अब सस्ता हो गया, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कहीं घूमने के लिए $100 खर्च होते थे और $1 70 रुपए का था, तो मेरे 7,000 रुपए खर्च होते। लेकिन अब भी अगर $100 खर्च होते हैं कहीं घूमने में और $1 60 का हो गया, तो वो 6,000 रुपए में घूम पाऊंगा मैं, तो टूरिज्म मेरे लिए सस्ता हो गया। तो टूरिज्म क्या हो जाएगा, टूरिज्म टू फॉरेन, ये ध्यान रखना है, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ फॉरेन, शॉर्ट में फॉरेन टूरिज्म वहां पे कम हो जाएगा। अब खुद सोचो, पहले अगर मैं कोई शेयर खरीदता, वो एक शेयर $100 का था तो मुझे 7,000 का पड़ता, अब वो शेयर मुझे 6,000 का पड़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट मेरे लिए करना वहां पे सस्ता हो गया। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट में अब फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करूंगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, डॉलर चाहिए होगा। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं। सर कितने कितने नंबर के आ सकते हैं? तो बेटा अगर मैं इन क्वेश्चंस की बात करूं तो एग्जाम में सोर्सेस 3 नंबर के पूछे जा सकते हैं, ज्यादा चांसेस नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये है, ये 3 नंबर में पूछा जाता है आपसे। इसके अलावा ये 3 नंबर में या तो ये आएगा या ये आएगा। तो खाली यही है नहीं, इसके अलावा सप्लाई में भी सेम कॉन्सेप्ट होता है। तो अब हमें क्या सीखना है, अब हमें सीखना है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक, तो सप्लाई में और प्राइस में फॉरेन एक्सचेंज के, मतलब प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और क्वांटिटी सप्लाईज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में डायरेक्ट रिलेशन होता है। मतलब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी, प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी सप्लाई घटेगी। तो इसमें डायरेक्ट रिलेशन हमें देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कौन सा? सबसे पहले सोर्सेस, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई होती कहां से है? सबसे पहला एक्सपोर्ट्स। ठीक, हमारे पास जो फॉरेन से, हम फॉरेन में हम गुड्स जो बेचते हैं उनसे हमें सप्लाई होती है, या इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री से जो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आती है, ठीक, चाहे वो एफडीआई के रूप में आए
या FII के रूप में आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के रूप में आए। ठीक, अगर हम लोग रिसीव करते हैं गिफ्ट्स वगैरह तो फॉरेन से हमारे पास डॉलर आते हैं। इसके अलावा स्पेकुलेटर्स की वजह से भी हमारे पास डॉलर आते हैं। पांचवा, टूरिज्म ऑफ डोमेस्टिक कंट्री, हमारे देश के टूरिज्म में मतलब अगर लोग फॉरेन घूमने आते हैं तो वो डॉलर लेके आते हैं। इसके बाद सर और क्या सबसे इम्पोर्टेंट, तो ये भी 3 नंबर के लिए, देखो ये 4 हो गए, इन चारों में से एक पूछ लिया जाएगा हर हाल में कि प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाई क्यों बढ़ रही है, या फिर प्राइस के घटने से क्वांटिटी सप्लाइड क्यों घट रही है। तो इसका बहुत सिंपल सा रीजन है, ध्यान से समझना। $1 पहले 70 रुपए का था, अब $1 80 का हो गया। अब फॉरनर के बुद्धि से सोचो, पहले फॉरनर कोई चीज, मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पे आके $1 की खरीदता होगा तो उसे क्या होता होगा, कितने की पड़ती होगी, मतलब उसके लिए तो ₹1 है, ऐसे समझो नॉर्मल। $1 उसके लिए ₹1 है, वो यहाँ आता तो $1 में पहले 70 टॉफी खरीदता, अगर एक टॉफी ₹1 की है। अब ये 80 हो गया तो अब कितनी खरीद पाएगा, 80 टॉफी खरीद पाएगा। तो मतलब हमारे देश का सामान क्या हो गया, सस्ता हो गया। तो इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट्स जो होंगे वो हमारे बढ़ जाएंगे क्योंकि डोमेस्टिक गुड्स सस्ते हो गए। दूसरा, हमारे देश में अब घूमना सस्ता हो गया उसके लिए, मतलब पहले अगर वो यहाँ पे $100 लेके आता तो वो $1 70 का होता, तो वो खाली 7,000 रुपए की ही चीजें यहाँ पे आके मतलब घूम फिर पाता, टूरिज्म पे खर्च कर पाता। लेकिन अब वो 8,000 रुपए, उतने ही $100 में 8,000 रुपए के मजे ले पाएगा। तो टूरिज्म सस्ता हो गया। ठीक, टूरिज्म जो है, अगर हम बात करें ऑफ डोमेस्टिक कंट्री, ठीक, इंक्रीज इंक्रीज हो जाएगा। तीसरा, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि अब यहाँ इन्वेस्ट करना क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। फिर ये इसका तुम उल्टा लिख दो, देखो ट्रिक यही है, उसमें भी यही ट्रिक है, एक्सपोर्ट डिक्रीज हो जाएंगे। टूरिज्म जो है अगर मैं बात करूं हमारे देश का, वो कम हो जाएगा। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आने वाली कम हो जाएगी। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है, अगर बात की जाए डिमांड और सप्लाई के फॉरेन एक्सचेंज के क्वेश्चन बन जाते हैं। अब 6 नंबर वाला क्वेश्चन जो इसमें आता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है। देखो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके ले लेता हूँ, जैसे घूम जाएगा ये, कैसे घूमेगा, ना घूम ही तो नहीं रहा है ये। हम्म, ठीक, ये ले लिया। ऐसे ही हम, देखो हो सकता है यहाँ से घूम जाए, ये घूम नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं, नहीं घूम रहा है, हम यहीं से सीधी लाइन खींचने की कोशिश करते हैं। देख, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट आपको निकालना, अब इसमें सीखना है, तो कैसे निकलेगा वो देख लेते हैं।
देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट निकलेगा ऐसे करके। हम यहाँ पे प्राइस ले लेते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी ले लेते हैं। मान लेते हैं $1 पहले 50 का था, अब $1 100 का हो गया। यहाँ मैं ले लेता हूँ क्वांटिटी सप्लाइड और यहाँ ले लेता हूँ क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक, ये आ गई क्वांटिटी डिमांडेड, ये आ गई क्वांटिटी सप्लाइड। जब $1 50 का था तो हम 100 की डिमांड करते थे, 100 का होगा तो डिमांड कम हो जाएगी। मान लो जब $1 100 का था तो 50 की सप्लाई आती थी, 50 का था तो अब बढ़ गई तो सप्लाई बढ़ जाएगी। तो मैं अब क्या करूंगा, इसकी प्लॉटिंग कर लूंगा। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 50 और यहाँ पे ले लेता हूँ 100। अब आप स्केल से नापना, देखो मैं स्केल से नहीं नाप रहा हूँ। 50, तो हो सकता है मेरा डायग्राम थोड़ा सा उल्टा सीधा बने, लेकिन तब भी अपने लोग कोशिश करते हैं। तो अब देखो क्या है कहानी। अगर मैं बात करूं $1 जब 50 का था तो मैंने पहले डिमांड कर बनाऊंगा, तो डिमांड कितने की आ रही थी, 100 की आ रही थी सर। जैसे ही $1 100 का हुआ, डिमांड कितने की रह गई, 50 की रह गई। तुम क्या कर सकते हो, डिमांड कर्व बन गया तुम्हारा ये। ठीक, अब आगे देखते हैं। जब एक सप्लाई कर्व, जब $1 50 का था तो सप्लाई कितनी थी, 50 की, और जैसे ही 100 का हुआ सप्लाई कितनी थी, 100 की। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, सप्लाई कर्व बन गया। तो अब ध्यान से देखना। ठीक, ये जो पॉइंट है जहां पे डिमांड और सप्लाई काट रहे हैं, ये है पॉइंट ई। ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। ये आ गया हमारा रेट, ये क्या आ गया हमारा रेट आ गया। मतलब अब जो है $1 इन दोनों के बीच का होगा, तो मैं कह सकता हूँ $1 75 का होगा। ठीक, अब मैं क्या कर लेता हूँ, इस वाले 100 को R1 मान लेता हूँ, 50 को R2 मान लेता हूँ। यहाँ पे ये आ गया Q, मतलब $1 75 का है तो क्वांटिटी इतने की सप्लाई हो रही होगी। हाँ सर हो रही होगी, है ना। इस 50 को Q1 और इसे Q2 मान लेते हैं। अब ध्यान से देखना, अगर रेट R से R1 हो जाए, मतलब अगर रेट जो है वो 75 से 100 हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, रेट ये हो गया। तो रेट जब ये हो जाएगा तो डिमांड कहाँ आ रही होगी, यहाँ आ रही होगी। ठीक, सप्लाई कहाँ आ रही होगी, यहाँ आ रही है। तो सप्लाई और डिमांड में जो फर्क है, अगर मैं देखूं डिमांड कर्व यहाँ रह गया, सब डिमांड यहीं रह गई 50 पे और सप्लाई यहाँ पहुंच गई, तो हम ये कह सकते हैं सप्लाई ज्यादा है डिमांड से। तो इस सिचुएशन को कहते हैं एक्सेस सप्लाई। ठीक, इस सिचुएशन को कहा जाता है एक्सेस सप्लाई। ठीक है, अब एक्सेस सप्लाई होने की वजह से क्या होगा, आपको पता है सप्लाई जब किसी भी चीज की ज्यादा होती है, क्वांटिटी कम होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, तो हमने पढ़ा है कि उसके प्राइसेस जो होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो हल्के हल्के प्राइस कम होना शुरू होंगे, डिमांड कम होना शुरू होगी, ये तब तक होता रहेगा जब तक डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाते। अब सेम अगर तुम इस पॉइंट पे देखो, तो यहाँ पे ये कौन सी, ये क्या पॉइंट आ रहा है, ये सप्लाई का कर्व आ रहा है। सप्लाई कितनी है 50, डिमांड कितनी है 100। तो इस सिचुएशन को कहा जाता है एक्सेस डिमांड। इसमें भी आप ऐसे ही एरो लगा के दिखा दोगे और अंग्रेजी में लिख दोगे कि जब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होती है तो फॉरेन एक्सचेंज के प्राइसेस घटना शुरू हो जाते हैं, और वो तब तक घटते रहते हैं जब तक डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर नहीं आ जाती है। ठीक, तो बस इतनी सी कहानी है डिटर्मिनेशन की, एक्सचेंज रेट की। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अगला टॉपिक, अगले की अगर मैं बात करूं तो अगला आता है हमारा चेंज इन
डिमांड, चेंज इन डिमांड। हाँ, तो अब हमें ये पढ़ना है कि डिमांड में अगर चेंज आएगा तो फॉरेन एक्सचेंज रेट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। देखो, डिमांड हमें पता है दो तरीके से चेंज हो सकती है, या तो इंक्रीज इन डिमांड हो सकता है या फिर डिक्रीज इन डिमांड हो सकता है। ठीक, इंक्रीज इन डिमांड का मतलब समझना पहले बहुत ध्यान से। ठीक, ये आ रहा है डिमांड कर्व और ये आ रहा है सप्लाई कर्व। ठीक है, ये है हमारा प्राइस वाई एक्सिस पे और ये है एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी। अगर मैं तुमसे कहूं इस प्राइस पे इस समय एक्सचेंज रेट क्या है, ये है ई है, और क्वांटिटी डिमांडेड हमारी ये होगी, आर जे ले लेता हूँ, क्यू जे ले लेता हूँ। अब क्या कंडीशन है, ये है तुम्हारा डिमांड का है। इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड क्या करेगी, बढ़ जाएगी। अब जब डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड इधर को भागेगी। मतलब मैं कह सकता हूं, हमने 11th क्लास में पढ़ा भी था, जब डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है, डिमांड कर्व हमारा राइट वर्ड शिफ्ट होता है। ठीक, जब भी इंक्रीज इन डिमांड होगी तो डिमांड कर्व क्या होगा, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, तो अब आपको नया कर्व मिल गया D1 D1, और देखो मजेदार बात, एक नया एक्सचेंज रेट मिल गया E1। अब इस एक्सचेंज रेट को अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊं तो मुझे एक नया रेट मिला R1। तुम्हें पता है ये 0 से शुरू हो रहा है। अगर मैं इसे यहाँ पे 50 मान लूं, मतलब मैं मान लूं कि यहाँ पे $1 50 का था, तो यहाँ पे $1 50 से थोड़ा बढ़ गया होगा, मान लो भले 80 का हो गया होगा। तो $1 50 से कितने का हो गया, 80 का हो गया। तो ये क्या कहलाता है, तो इंक्रीज इन डिमांड को हम कहते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। ठीक, अब सर और क्या, अब देखो ये तो मैं तुम्हें ट्रिक तरीका बता दिया कि ऐसा होगा। अब इसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। अब सर रीजंस क्या होंगे, बेटा डिमांड बढ़ रही है। मैं तुमसे कह रहा हूँ, मुझे नॉर्मल, हमने अभी डिमांड के कुछ सोर्सेस पढ़े थे। ठीक, उन सोर्सेस के बारे में नाम बताओ। डिमांड हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें इंपोर्ट करना होता है सर। इसके अलावा हमें सर परचेज करनी होती हैं क्या, एसेट्स, कहाँ पे, इन फॉरेन कंट्री। ठीक है, और हमें किस लिए चाहिए होता है सर, गिफ्ट्स वगैरह भेजने के लिए चाहिए होता है। तो मैं यूनिलेटरल ट्रांसफर लिख लूं। ठीक, आई क्यों बना दिया मैंने इसे, तो इसे हम यूनिलेटरल ट्रांसफर कंसिडर कर लेते हैं गिफ्ट्स वगैरह को। ठीक, इसके अलावा किस लिए चाहिए होता है, इसके अलावा सर हमें घूमने के लिए चाहिए होता है। तो डिमांड बढ़ने का मतलब क्या है, ये सब चीजें बढ़ गई होंगी, नहीं बढ़ गई होंगी, इंपोर्ट्स बढ़ गए होंगे, परचेज फॉरेन करेंसी, फॉरेन एसेट्स की फॉरेन में बढ़ गई होगी, यूनिलेटरल ट्रांसफर इंक्रीज हो गए होंगे, मतलब हम लोग ज्यादा गिफ्ट भेज रहे होंगे फॉरेन में, हमारे देश का इंसान फॉरेन घूमने ज्यादा जा रहा होगा। यही क्या होंगे इसके पीछे रीजंस होंगे, कॉमन सी बात है। अब अगला आता है क्या, डिक्रीज इन डिमांड। तो डिक्रीज इन डिमांड तुम्हारी समझ में आ गया होगा जहां तक है। तो ले लेते हैं, ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, ये जीरो, यहाँ पे हम प्राइस ले लेंगे और यहाँ पे हम क्वांटिटी ले लेते हैं। एक डिमांड कर बना लिया हमने और एक हम सप्लाई कर बना ले रहे हैं। ठीक, अब डिमांड कम हो गई, इस समय का मतलब क्या है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यानी कि $1 का प्राइस आर होगा
मैं मान लेता हूं $1.80 का है, तो उस समय क्वांटिटी कितनी आ रही होगी, इतनी आ रही होगी, मान लो 100 की आ रही होगी। डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड कम हो गई, मतलब क्वांटिटी डिमांड कम हो गई, तो क्वांटिटी डिमांड कम होने का मतलब क्या हो जाएगा, डिमांड कर्व लेफ्ट वर्ड में शिफ्ट हो जाएगा, तो हमें एक नया डिमांड कर्व मिल जाएगा D1 D1। अब अगर तुम ध्यान से देखो, तो मैं यहाँ काला ले लेता हूँ, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये यहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं E1 पे, यहाँ E1 पे हमें एक नई क्वांटिटी Q1 और R1 मिल गया। अब ये रेट इससे नीचे है तो कम ही होगा, मैं कहता हूँ 70 का होगा। तो इस चीज को क्या कहते हैं, $1.80 का था 70 का हो गया, इसे कहते हैं करेंसी एप्रिसिएशन। ठीक, ये कहलाता है करेंसी एप्रिसिएशन कहलाता है। अब इसके होने के पीछे भी कुछ वजह होंगी, क्या होंगी, आप इन सब वजहों का उल्टा लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, वहां डिमांड बढ़ रही थी, यहाँ डिमांड कम हो रही है, तो इन सब का उल्टा हो जाएगा। जैसे इंपोर्ट डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक, परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन डिक्रीज हो जाएंगी, यूनिलैटरल ट्रांसफर अगर हम करते होंगे फॉरेन में तो वो भी कम हो जाएंगे, विदेश में घूमना, ठीक है, अब हमारे देश के लिए एक तरीके से क्या हो जाएगा, आ, नहीं थोड़ा उल्टा हो रहा है क्या, एक मिनट, इसमें कंफ्यूजन क्या हो गया, ये 50 से 80 हो गया, टूरिज्म घटेगा क्यों, ये तो गड़बड़ हो गई, यहाँ उल्टा बता दिया, सॉरी मैंने, उल्टा हो गया पूरा हमारा। ठीक, ये इंक्रीज नहीं, सारे डिक्रीज होंगे। नॉर्मल सी बात सोचो ना, हमारे लिए डॉलर महंगा हो गया, जब ये महंगा हो गया तो ये सारे डिक्रीज होने चाहिए, और ये सारे क्या होने चाहिए, यहाँ पे इंक्रीज होने चाहिए। ठीक, हमारे लिए ये सारे इंक्रीज होने चाहिए। तो ये हमारा इसका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। क्यों, सोचने वाली बात है, पहले $1.50 का था, अब वो 80 का है, तो हमारे लिए फॉरेन गुड्स महंगे हो जाएंगे, तो इम्पोर्ट्स कम हो जाएंगे, परचेज कम करेंगे हम, यूनिलेटरल ट्रांसफर कम करेंगे, तो ये हमारा सीन चलता है। इसी तरीके से सेम इसका जुड़वा टॉपिक आ जाता है, चेंज इन सप्लाई। अब सप्लाई में भी जो चेंज आएगा वो या तो इंक्रीज का आएगा या डिक्रीज आएगा। ठीक, इंक्रीज इन सप्लाई का क्या मतलब होगा, इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब होगा, ये डिमांड कर्व था, ये डिमांड कर्व है हमारा, और ये हमारा सप्लाई कर्व है। अब क्या हो गया, सप्लाई इंक्रीज हो गई, तो सप्लाई पहले कितनी आ रही थी, देखो यहाँ ये काट रहे हैं, तो यानी कि सप्लाई पहले यहाँ आ रही होगी, सप्लाई इंक्रीज होने का मतलब सप्लाई बढ़ गई, तो अब सप्लाई कर्व कुछ ये आएगा, ये यहाँ पे काटेगा, सप्लाई यहाँ आएगी, रेट ये निकल के आएगा, पहले रेट ये आ रहा होगा R, और ये R1, यहाँ मान लेते हैं $1 अगर 80 का था, तो यहाँ पे $1 कितने का होगा, 70 का होगा। तो ये क्या हो गया, अगर हम देखें हमारे लिए करेंसी एप्रिसिएशन हो गया। ठीक, इसे कहा जाता है करेंसी एप्रिसिएशन। ठीक, इंक्रीज ही कराऊंगा, डिक्रीज इसका उल्टा हो जाएगा। चलो फटाफट कर लेते हैं, फिर उसके रीजंस भी लिख लेंगे इनके। ठीक, ये आ रहा है डिमांड और सप्लाई। अब हमारी क्या होगी, सप्लाई घट जाएगी, सप्लाई घटने का मतलब सप्लाई कर्व कहाँ पहुंच जाएगा,
यहाँ पहुंच जाएगा, ऐसे आ जाएगा। जब सप्लाई कर्व ऐसे आएगा तो रेट यहाँ निकल के आएगा। पुराना रेट ये था, ये आर है, ये R1 है। $1 यहाँ 80 का था, तो $1 यहाँ पे कितने का होगा, 90 का होगा। अब ये क्या हो गया, करेंसी डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक, ठीक है। अब इसके पीछे रीजंस, तो पहले सप्लाई के रीजंस लिख लो और फिर डेट के हिसाब से समझ लो। एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक कंट्री, थर्ड यूनिलेटरल ट्रांसफर रिसीव, और टूरिज्म टू डोमेस्टिक कंट्री। अब सोचो, फॉरनर, पहले उसे $1 में यहाँ पे 80 रुपए का सामान मिलता था, अब वो 70 का ले पाएगा। तो उसके लिए अगर मैं बात करूं, एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे सर, महंगे हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए यहाँ का सामान खरीदना, अगर तुम देखो ध्यान से, हम्म, ठीक है, सप्लाई एक्सपोर्ट से होगी तो वो उसके लिए यहाँ का हमारे देश का सामान कैसा हो जाएगा, अब सस्ता हो गया नहीं हो गया, पहले वो सॉरी महंगा हो गया नहीं हो गया, तो अब वो हमारे देश का सामान कम खरीदेगा। हमारे देश का सामान महंगा हो गया तो इन्वेस्टमेंट भी महंगी हो जाएगी, ये भी कम हो जाएंगे और ये भी कम हो जाएंगे। ऐसे ही आप इनका उल्टा लिख सकते हो, ये बढ़ जाएंगे, ये भी बढ़ जाएंगे, ये भी बढ़ जाएंगे और ये भी बढ़ जाएंगे। ठीक, अगर डिक्रीज इन सप्लाई होती है तो। ठीक, ये था। इसके बाद अगला सर और क्या है चैप्टर में, और है अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो होता है बेटा, वो दो तरीके का होता है। ठीक, फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट होता है वो आपका दो तरीके का होता है। ठीक, कौन कौन से दो तरीके का होता है, एक होता है स्पॉट मार्केट और एक होता है फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट में ऑन स्पॉट ट्रांजेक्शन्स होते हैं, मतलब आप डॉलर लेके जाओ अभी और तुरंत एक्सचेंज हो जाएगा। और ये इसमें फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स होते हैं डॉलर में, मतलब जैसे तुम गए टहलते हुए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे डॉलर की खरीद सेल परचेज की जाती है। अब तुम गए, तुमने कोई इंसान मिला, उससे डीलिंग कर ली कि आज से 10 दिन बाद मैं तुमसे डॉलर खरीदूंगा, और कागज पे लिख लिया कि आज अगर रेट डॉलर का कुछ भी हो मुझे उससे मतलब नहीं, मैं तुमसे डॉलर 10 दिन बाद 100 रुपए के हिसाब से खरीदूंगा, चाहे उस दिन वो कितने का भी हो। तो ये फॉरवर्ड में ट्रांजेक्शन्स आपके होते हैं, तो आपको उसी पे खरीदना पड़ जाता है। ठीक, अब स्पॉट मार्केट के अंदर जो रेट चलता है उसे स्पॉट एक्सचेंज रेट कहते हैं, और इसमें जो रेट चलता है उसे फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है। ठीक, अब इसके कुछ फंक्शंस भी होते हैं। इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो इसके तीन फंक्शन होते हैं। पहला होता है ट्रांसफर फंक्शन, मतलब ये क्या मदद करता है, ये मदद करता है हमारा हमारा फंड्स को ट्रांसफर करने में एक देश से दूसरे देश में। ये क्रेडिट फंक्शन करता है। क्रेडिट फंक्शन क्या होता है सर, क्रेडिट फंक्शन मतलब ये क्या करता है, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है फॉरेन ट्रेड करने के लिए। तीसरा, ये हमें हेजिंग फंक्शन भी प्रोवाइड करता है। ये क्या होता है, हेजिंग एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी होती है जिसका इस्तेमाल एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में होने वाले लॉस से बचने के लिए, फॉर एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर्स। अब कुछ दो शब्द होते हैं, वो मुझे बताना है तुम्हें। कुछ चीजें जैसे करेंसी डेप्रिसिएशन वर्सेस करेंसी डीवैल्यूएशन।
देखो करेंसी डेप्रिसिएशन में तुमने क्या देखा, $1 80 का था वो 85 का हो गया। ये चीज करेंसी डेप्रिसिएशन तब कहलाती है जब ये मार्केट फोर्सेस करती है, मतलब डिमांड और सप्लाई में चेंज आने की वजह से जब डॉलर का प्राइस चेंज होके 80 से 85 हो जाए तो करेंसी डेप्रिसिएशन है। और अगर ये काम सरकार कर दे, जो आपने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर पढ़ा था फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के अंदर, तो ये काम फिर करेंसी डीवैल्यूएशन कहलाता है। ऐसे ही करेंसी एप्रिसिएशन और करेंसी रिवैल्यूएशन ये होता है। मतलब अगर $1 80 का था और वो कल को 70 का रह जाए तो इसे करेंसी एप्रिसिएशन कहेंगे। कब? अगर ये मार्केट फोर्सेस के थ्रू किया जा रहा है। लेकिन अगर यही काम सरकार कर रही है तो इसे क्या कहा जाएगा, करेंसी रीवैल्यूएशन कहा जाता है। ठीक, तो ये चैप्टर इतना ही है। इसमें मेन टॉपिक्स ध्यान रखना, जैसे कि डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट आपका मेन टॉपिक है। फंक्शंस पूछ लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के, तो वो ध्यान रखना। चेंज इन डिमांड, चेंज इन सप्लाई, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, आपको 3 मार्क्स के मिल सकते हैं दोनों ही टॉपिक। ठीक, इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे ये बन जाएंगे कि प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी क्यों बढ़ती है, या प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी सप्लाइड क्यों कम होती है। ऐसे ही सेम टू सेम डिमांड के ऊपर ये बन जाते हैं हमारे। और मेथड्स में तो इतने पूछने के चांसेस नहीं होते हैं। हाँ, करेंसी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन में ये लोग डिफरेंसेस जरूर पूछ लेते हैं। मेथड्स की डेफिनेशन तो तुम ऐसे ही भी याद कर सकते हो, मेन इसका डिफरेंस भी याद कर लेना। तो ये हमारे मेन टॉपिक्स हैं जो आपको हर हाल में आने चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड। चलो, तो ये तैयार करो अच्छे से।